गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनमें हम लोगों ने मामलुक वंश शुरू किया था। दोस्तों, मामलुक वंश में जो है कई शासकों को पढ़ चुके हैं, जिसमें रजिया सुल्तान को भी पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज नासिरुद्दीन महमूद को, जो नए शासक हैं मामलुक वंश के, जिनका नाम है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, इनके विषय में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो हैं, इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, यह 1246 से 1266 ईस्वी तक है। अर्थात पूरे 20 वर्ष इन्होंने मामलुक वंश की गद्दी पे अर्थात सल्तनत वंश पे राज्य किया था। दोस्तों, इनके विषय में जानते हैं कि यह जो नासिरुद्दीन महमूद हैं, इल्तुतमिश के पौत्र थे। दोस्तों, ये कौन थे? इल्तुतमिश के पौत्र थे। दूसरा है दोस्तों बलबन नायब के पद पर बना था। दोस्तों, इसके पहले भी बलबन नायब के पद पर था दोस्तों, और इनके शासनकाल में भी बलबन नायब के पद पर बना रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद राजनीति में अधिक दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका अधिकांश समय इबादत और ज़कात में गुजरता था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नासिरुद्दीन महमूद जो था, उसका मन राजनीति करने में नहीं था, अर्थात वह राजनीति करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पसंद था दोस्तों इबादत करना एवं ज़कात करना। कई लेखक कहते हैं कि यह एकदम संत राजा था, ऐसा राजा एकदम जो संत हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। महमूद के शासनकाल में हलाकू खां का प्रतिनिधि दिल्ली आया था, जिसका स्वागत सुल्तान की जगह बलबन ने किया और उपहारों के साथ वापस भेजा। हालांकि राजनीति में उतना विश्वास नहीं रखता था सुल्तान, इसलिए उसका स्वागत जो है बलबन करता है दोस्तों, और उसे उपहारों के साथ वापस भेजता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कि नासिरुद्दीन ने अपनी सारी शक्ति चहलगानी नेता बलबन को सौंप दी। बलबन को उसने अपनी पूरी सारी शक्ति किससे सौंप दी? बलबन को सौंप दी। किसने सौंप दी दोस्तों? तो नासिरुद्दीन पूरी की पूरी शक्ति बलबन को सौंप देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बलबन ने सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, उसने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर देता है। दोस्तों, वह राज्य पर और अधिक प्रकड़ बनाने के लिए वह अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से अर्थात सुल्तान से कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुल्तान द्वारा बलबन को नाइब एवं ममलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार को सौंप दिया गया और उसे उलुग खां के पद से नवाजा गया। जो सुल्तान था दोस्तों, उसने एक नए पद का सृजन किया, जिसका नाम है नाइब ए ममलिकात। इस पद को कानूनी रूप से बलबन को सौंप देता है। इस पद को कानूनी रूप से बलबन को सौंप देता है, जिसका अर्थ यह होता है कि शासन के संपूर्ण अधिकार सौंप देना, और बलबन को उसके बाद वह उलुग खां की उपाधि भी
देता है। अब जो है नासिरुद्दीन महमूद स्वतंत्र हो जाता है सब कुछ दे करके। नेक्स्ट है दोस्तों, नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चला आ रहा सुल्तान और तुर्की अमीरों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया और बलबन सर्वसत्ताधारी सुल्तान बन गया। इसके पहले जो लोग सुल्तान बन रहे थे वे सुल्तान के परिवार से ही थे। इसके पहले जो भी लोग सुल्तान बन रहे थे दोस्तों, वे सुल्तान के परिवार से सुल्तान बनते थे। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि बलबन जब सुल्तान बनता है तो वह सुल्तान के परिवार से नहीं है, वह एक अमीर है दोस्तों, एक तुर्क अमीर है जिसे सर्वसत्ताधारी सुल्तान बना दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? लोगों के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सुल्तान ने अपनी वसीयत में बलबन को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इसलिए वसीयत के आधार पर बलबन अगला सुल्तान बना। ये हो गया दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में गयासुद्दीन बलबन के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों का जो हिस्ट्री का जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो जाए और आप लोगों को उचित फ़ायदा हो दोस्तों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग गयासुद्दीन बलबन के विषय में जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो है दोस्तों, यह 1266 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक इस पर आसीन रहता है। इसे कुछ उपाधियां मिली थी दोस्तों, और इसने खुद धारण भी कुछ उपाधियों को किया था। आइए देख लेते हैं। उलुग खां की उपाधि से नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। उलुग खां की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? इसे नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। जिल्ली इलाह की उपाधि इसने स्वयं धारण किया था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर का प्रतीक। इसने दो और उपाधियां ली दोस्तों, जैसे एक है दोस्तों गियासुद्दीन और दूसरा है निबायत ए खुदाई। यह जो बलबन था दोस्तों, यह इलवरी तुर्क था। यह कैसा तुर्क था दोस्तों? यह इलवरी तुर्क था। इसने जब यह राजगद्दी पर बैठता है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। आइए उसके कार्यों पर एक बार नज़र फेरते हैं, देखते हैं कि वह क्या कार्य किया। अमीर वर्ग पर नियंत्रण किया। सबसे पहले यह जब से ही गद्दी पर बैठता है, सर्वप्रथम अमीर लोग जो 40 चहलगानी सरदार थे मुख्य रूप से, उनके ऊपर यह नियंत्रण स्थापित किया दोस्तों। आइए देखते हैं। बलबन ने सर्वप्रथम अमीर वर्ग पर नियंत्रण किया, विशेष रूप से चहलगानी को नियंत्रित किया। चहलगानी को बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध अभियान तथा बंगाल के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और इस क्रम में अमीर वर्ग के प्रमुख सदस्य मारे गए। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कुछ अमीरों की हत्या उसने स्वयं कर दी। इस प्रकार उसने चहलगानी की शक्ति को तोड़ दिया। इसके पहले क्या हो रहा था दोस्तों? जो भी राजा हुआ करते थे वे चहलगानी सरदारों के आधार पर कार्य किया करते थे। बलबन एक विद्वान था, क्योंकि यह भी अमीर सरदारों से ही आया हुआ था। उसी सरदारों में से यह भी उठ करके राजा बना था दोस्तों। तो उसे यह बात पूरी तरीके से पता थी। इसीलिए बलबन ने अमीर वर्ग पर नियंत्रण सर्वप्रथम किया और उन्हीं लोगों को मंगोलों के प्रति
मंगोलों के विद्रोह अभियान एवं बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए उन्हीं लोगों को भेजा, जिसमें कुछ प्रमुख सदस्य मारे जाते हैं और जो लोग लापरवाही करते हैं उसे बलबन स्वयं मार देता था। और इस प्रकार से उसने चहलगानी के शक्ति को तोड़ दिया दोस्तों। किसने? बलबन ने। आइए दोस्तों इसका दूसरा कार्य देखते हैं। दूसरे कार्य में यह आंतरिक विद्रोहियों का दमन करता है। आइए देखते हैं। बलबन ने मेवाती लुटेरों का दमन कर दिया। ये व्यापारियों को लूटने का कार्य करते थे। जो मेवाती लुटेरे थे दोस्तों, ये लोग व्यापारियों को लूटने का कार्य करते थे। बलबन ने उनका दमन किया और उन सभी लुटेरों की हत्या कर दी गई तथा उनके बीवी और बच्चों को गुलाम बाजार में बेच दिया गया। इतिहासकार बर्नी जो है इसका वर्णन करता है। इतिहासकार बर्नी इन लुटेरों के दमन का वर्णन करता है और कहता है कि जब बर्नी था तो बलबन की मृत्यु के 50 साल बाद भी उसने दोआब क्षेत्र में लूटपाट की घटना नहीं सुनी। इतनी बर्बरता से बलबन ने इनका दमन किया था दोस्तों, जिससे कि बलबन की मृत्यु के 50 साल बाद भी लूटपाट की घटनाएं वहां पर नहीं हुई। यह कौन कहता है दोस्तों? बर्नी कहता है, इतिहासकार बर्नी कहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल के प्रभारी तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया 1279 में। 1279 में बंगाल के प्रभारी तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन बंगाल पहुंचा। उसने तुगरिल खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी 1281 ईस्वी में। और अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां, उसका दूसरा पुत्र था दोस्तों बुगरा खां, को वहां का इख्तियार नियुक्त कर दिया। यह एकमात्र अभियान था जिसमें बलबन दिल्ली से बाहर निकला था। क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि वह कौन सा अभियान था जिसमें बलबन दिल्ली से बाहर निकला था। तो वह बंगाल अभियान था दोस्तों, जिसमें बलबन दिल्ली से बाहर निकला था। और ये 3 कार्य हो गए दोस्तों, जिसमें अब अमीर वर्ग पर नियंत्रण किया दोस्तों बलबन ने, और बलबन ने मेवाती लुटेरों का भी दमन किया। और नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल के प्रभारी तुगरिल खां को पराजित कर उसे मार डालता है और उसकी जगह पर अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को वहां का इख्तियार बना देता है। यह बंगाल का अभियान जो है यह पहला अभियान था जिसमें बलबन दिल्ली से बाहर जाता है। आइए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों बलबन का अगला कार्य। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलबन क्या कार्य करता है देखते हैं दोस्तों, कि बलबन ने सिंध, मुल्तान, लाहौर एवं अन्य क्षेत्रों में 5 सुरक्षा चौकियों की स्थापना की दोस्तों। 5 सुरक्षा चौकियां स्थापित करता है कौन दोस्तों? बलबन स्थापित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंध और मुल्तान में बुगरा खां को, जबकि लाहौर और उसके अन्य क्षेत्रों में मोहम्मद खान अर्थात युवराज महमूद, बलबन का बड़ा पुत्र, को उसने नियुक्त किया था। 2 भागों में बांट देता है दोस्तों इन क्षेत्रों को, 5 चौकियों को, जिसमें से 3 चौकियों का जो मालिक होता है वह युवराज महमूद होता है, जबकि 2 चौकियों का मालिक कौन होता है दोस्तों? वह बुगरा खां होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तैमूर के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण हुआ। यद्यपि इस आक्रमण को असफल कर दिया गया
तैमूर जो है दोस्तों, यह एक मंगोल आक्रमणकारी है। यह बलबन के शासनकाल के समय आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण को असफल कर दिया जाता है। परंतु इसमें युवराज महमूद मारा जाता है। युवराज महमूद मारा जाता है। कब मारा जाता है दोस्तों? 1285 ईस्वी में। आइए दोस्तों, अब हम लोग बलबन के प्रशासनिक सुधार के विषय में देख लेते हैं कि जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो कौन कौन से प्रशासनिक सुधार करता है। बलबन ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक बल दिया दोस्तों। बलबन ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक बल दिया। आइए देखते हैं दोस्तों क्या बल दिया दोस्तों इसने। राजस्व का सिद्धांत इसने दिया, कुछ राजस्व का सिद्धांत इसने दिया। आइए देखते हैं। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया और अपना खुतबा खलीफा के नाम से जारी किया दोस्तों। उसने अपने सिक्कों पर जो उसने सिक्के जारी करवाए उस पर खलीफा का नाम खुदवाया और अपना खुतबा खलीफा के नाम से जारी किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने दरबार में अनुशासन लाने के लिए सभी प्रकार के हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात यदि आप दरबार में हैं तो आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा एक्टर था दोस्तों, किसी भी प्रकार का हंसी मजाक इसे पसंद नहीं था दरबार में। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परंपरा का आरंभ किया दोस्तों। सिजदा एवं पैबोस की परंपरा किसने आरंभ किया दोस्तों? वह बलबन शासक था दोस्तों, जिसने सिजदा और पैबोस का आरंभ किया। सिजदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। घुटने पर बैठकर सिर झुकाना सिजदा का मतलब होता है। और पैबोस का मतलब होता है दोस्तों सुल्तान के चरण चुंबन, सुल्तान का चरण चुंबन। अर्थात सिजदा और पैबोस में घुटने के बल बैठ करके अपने सर को झुका करके सुल्तान के पैर का चुंबन करना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह परंपरा जो सजदा एवं पैबोस की जो परंपरा है, यह दोस्तों फारसी परंपरा थी। यह परंपरा अर्थात सिजदा एवं पैबोस जो परंपरा थी दोस्तों, यह गैर मुस्लिम एवं फारसी परंपरा थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बलबन एक नस्लवादी शासक था दोस्तों। यह तुर्कों के नस्ल पर विश्वास करता था। यह एक नस्लवादी शासक था दोस्तों, यह तुर्कों के नस्ल पर विश्वास करता था। अर्थात वह यह समझता था कि दोस्तों जो तुर्क हैं ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। अर्थात जो भी इसके राज्य के खिलाफ जाया करता था उसे तुरंत यह मौत के घाट उतार दिया करता था। नेक्स्ट है दोस्तों, बलबन के राजस्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, उसके राजस्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापित करना। यह पूछा जा सकता है दोस्तों, यह क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि बलबन के राजस्व सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। तो 4 पॉइंट दे दिया होगा, जिसमें से आपको ये भी पॉइंट दिया होगा कि सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना। तो आप लोग इसे टिक करके आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। उससे पहले आप लोग एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि बलबन की मृत्यु और उत्तराधिकार। बलबन की मृत्यु और उत्तराधिकार में देखेंगे कि बलबन अपने बड़े पुत्र महमूद के शोक में मर गया दोस्तों। महमूद के शोक में यह मर जाता है। कब मरता है दोस्तों? 1287 ईस्वी में।
नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी मृत्यु के पूर्व वह अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहा। अपनी मृत्यु के पहले ही वह अर्थात बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहा, लेकिन उसने यह पद स्वीकार करने से मना कर दिया, अर्थात वह सुल्तान नहीं बनना चाहता था। अतः बलबन ने युवराज महमूद, जो उसका पुत्र मर गया था दोस्तों मंगोल आक्रमण के समय, वह युवराज महमूद के पुत्र कै खुसरो, युवराज महमूद का पुत्र कौन था दोस्तों? कै खुसरो था। कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब बलबन मर जाता है तो बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित कर देते हैं। जो अमीर थे वे जो है बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों अगला सुल्तान, बलबन के बाद अगला सुल्तान कैकुबाद बनता है, जो 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन की सत्ता पर आसीन रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह न तो कुशल शासक था और न ही कुशल प्रशासक था, जिसके कारण राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई। यह न तो कुशल शासक था और न ही कुशल प्रशासक था, जिसके कारण राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई। इसी अराजकता के दौर में उसने अपने चचेरे भाई कै खुसरो की हत्या करवा दी। अपने चचेरे भाई कै खुसरो की हत्या कितने करवाए दोस्तों? वह दोस्तों कैकुबाद था। नेक्स्ट है दोस्तों, वह एक शराबी शासक था। केवल 3 वर्ष के पश्चात वह लकवाग्रस्त हो गया, अतः उसके पुत्र कैयुमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब वह लकवाग्रस्त हो गया तो दोस्तों तो राज्य के पद पर आसीन रहने का उसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा था। तो कैयुमर्स जो उसका पुत्र था उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब अगला सुल्तान कैयुमर्स अर्थात लास्ट सुल्तान कौन बन गया दोस्तों? इस वंश का अंतिम सुल्तान कैयुमर्स था दोस्तों, जो 1290 ईस्वी में शासन में बैठता है और इसी समय मारा जाता है। देखते हैं दोस्तों, वह एक अल्पवयस्क शासक था। इससे राज्य में अराजकता उत्पन्न हो गई। यह पहला शासक है दोस्तों कैयुमर्स, जो एक अल्पवयस्क शासक है और यह इस राज्य का अंतिम शासक भी है। अल्पवयस्क होने के कारण राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाती है। इसका लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर नियंत्रण कायम कर लिया और सुल्तान का संरक्षक बन गया। यह अल्पवयस्क शासक था। इसका लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करता है और कैयुमर्स का संरक्षक बन जाता है दोस्तों। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी और कैयुमर्स को गिरफ्तार कर लिया। खिलजी कैकुबाद जो लकवाग्रस्त था उसकी हत्या कर देता है और कैयुमर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है, जहां कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। अब गुलाम वंश का अंत हो गया दोस्तों और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। आप लोगों से इससे पहले बता दें कि इसके पहले वाला वीडियो यदि आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ होगा दोस्तों, जा करके इसके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की समझ बनी रहे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अपनी बारी को विराम देते हुए आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं।